हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। उससे पहले हम लोग बता दें कि आज रक्षाबंधन का दिन है। तो रक्षाबंधन के दिन मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी क्लासेस स्पीड स्टडी क्लासेस में आप लोग को 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड के मैथ के सभी क्लासेस आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो संख्या पद्धति जानने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो परिभाषा होती क्या है? अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाने तथा संख्याओं को लिखने, यानी संख्याओं को बनाने तथा लिखने तथा उनके नामकरण, यानी किसी संख्या को बनाना है या लिखना है या उसका नामकरण करना है, उसको जो उसमें पद्धति क्या होती है, प्रयुक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। यानी संख्याओं को हमें बनाना है या उसका नामकरण करना है या उसको सुव्यवस्थित करना है किसी क्रम में, उसमें जो हमें पद्धति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब हम संख्या पद्धति यानी संख्याओं को कितनी प्रकार से बना सकते हैं? तो हम संख्याओं को दो प्रकार से, एक दार्शनिक संख्या प्रणाली में बना सकते हैं, एक रोमन संख्या प्रणाली में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दार्शनिक संख्या प्रणाली होती क्या है। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली के बारे में देखते हैं कि दार्शनिक संख्या प्रणाली होती क्या है। दार्शनिक संख्या प्रणाली को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे प्रतिदिन के कार्यों, यानी हमारे प्रतिदिन के कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग होता है, जैसे हमारे दिन प्रतिदिन कार्य हैं, हमें कुछ सामान लेना है या कुछ काम करना है, उसमें हम जिस संख्या का प्रयोग करता है उसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक संख्या प्रणाली। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी प्रणाली को दार्शनिक संख्या प्रणाली। नोट में याद रखना दोस्तों कि इसे हिंदू, यानी इसका क्या नाम होता है? हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। यानी दार्शनिक संख्या प्रणाली को क्या बोलते हैं? हिंदू संख्या प्रणाली। इसके बाद नंबर 2 पे आता है रोमन संख्या प्रणाली। इसको बोलते हैं रोमन संख्या प्रणाली। तो रोमन संख्या प्रणाली होता क्या है, इसकी डिफिनीशन पहले हम लोग जान लेते हैं कि रोमन संख्या प्रणाली में अंकों का प्रयोग न करके अंग्रेजी अल्फ़ाबेटों, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। यानी जो रोमन संख्या प्रणाली होती है, इसमें हम लोग जो होता है अंकों का प्रयोग ना करके, यानी हमें 1, 2, 3, 4 का प्रयोग ना करना है, बाकी उसको क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में दिखाना है। जैसे कि हमारे पास अंक क्या हो गया? हमारा 2 अंक 2 हो गया, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिखा सकते हैं? डबल आई। 3 हो गया, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? ट्रिपल आई। 4 हो गया, इसको क्या दिखाएंगे? आई भी। 5 हो गया, इसको क्या दिखाएंगे? भी। इसी प्रकार से हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि रोमन अंक हमारे होते क्या हैं। यानी उसमें अंक को ना दिखा के हमें क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटों को हमें दिखाना है। उसी प्रणाली को क्या बोलते हैं? दार्शनिक संख्या प्रणाली। इसके बाद हम जानेंगे अंक या संख्यांक। यानी अंक या संख्यांक क्या होता है? जिसको बोलते हैं डिजिट। संख्याओं को, यानी कोई भी संख्या है को जिन संकेतों द्वारा हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यानी कोई भी संख्या है, हम उसको जिस संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। जैसे अंक हमारे क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? अंक। इससे मिलकर हम क्या बनाते हैं? संख्याएं। जैसे अंक हो गया 1, 2, 3, इससे मिलकर क्या संख्या बन सकती है? 123। और क्या बन सकती है? 126। यानी ये सब क्या हो जाएगी? 100। जब यानी सबको साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी? संख्या। और सबको अलग अलग कर देंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? अंक। जैसे 126 में हम 1 को अलग कर सकते हैं, 2 को अलग कर सकते हैं, 106 को अलग कर सकते हैं। हमारे अंक कितने होंगे? 3। संख्या कितनी होगी? 1। और संख्या क्या होगा? नाम 126। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगला देखते हैं। नोट में याद रखना कि अंक हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सबको मिलाकर हमारे पास कितने अंक होते हैं? 10। और अगला नोट याद करते हैं, अंकों के 2 मान होते हैं। यानी कोई भी अंक हो गया, हमारे पास अंक कितने होते हैं? 10। इस अंकों के 2 मान होते हैं, एक होता है वास्तविक मान, एक होता है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक मान होता क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है। तो पहले वास्तविक मान की परिभाषा देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या में प्रयुक्त अंक स्वयं का वास्तविक मान होता है। यानी कोई भी संख्या है, उसमें प्रयुक्त जो अंक होते हैं, अंक तो हम लोग बताए हैं जिससे मिलकर संख्याएं बनी होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी का वास्तविक मान कहलाता है स्वयं का मान। यानी जो स्वयं मान होता है उसी का क्या कहलाता है? वास्तविक मान। जैसे संख्या 203 है,
इनमें 3 का अगर वास्तविक मान पूछेगा तो 3 का वास्तविक मान स्वयं का मान, 3 का मान क्या होता है 3 होता है। अगर 0 का पूछता है 0 का वास्तविक मान भी क्या होगा स्वयं का मान, 0 का कोई मान होता नहीं तो 0 होगा। 2 का मान 2 का मान 2 हो जाएगा, यानी स्वयं की वैल्यू जो कहलाएगी वास्तविक मान। और एक नोट पॉइंट में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वास्तविक मान के कुछ नाम होते हैं विभिन्न। तो वास्तविक मान को हम अंकित मान, शुद्ध मान, जाति मान आदि नामों से जानते हैं। नहीं तो दोस्तों हम वास्तविक मान को किन किन नामों से जानते हैं, तो वास्तविक मानों को हम शुद्ध मान, जाति मान और क्या होता है एक अंकित मान आदि नामों से जानते हैं। फिर अगली बात आती है स्थानीय मान की, जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान या विशेष कारण से होता है स्थानीय मान कहलाता है। तो डिफिनीसन बिल्कुल नहीं समझ में आएगी दोस्तों। सबसे पहले तुम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 5327 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग काउंट करते हैं पीछे से, यानी पीछे के नंबर से हम लोग को काउंट करना है। जैसे 5327 का हम लोग को स्थानीय मान निकालना है तो पीछे से काउंट करेंगे तो पीछे हमारा क्या है 7 है। तो हम लोग 7 के पास जाएंगे तो जो पीछे एक नंबर पे आया है तो उसमें हम 1 से गुणा करेंगे। अगर 2 नंबर पे आया है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 3 नंबर पे आया है तो हम 100 से गुणा करेंगे और 4 नंबर पे आया है 1000 से। इस प्रकार से जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जीरो बढ़ाते जाएंगे। एक अंक पे आया तो एक अंक से, जिसे 7 एक अंक पे आया था तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम उसमें कैसे गुणा कर देंगे 1 से, तो हमारा कितना जाएगा 7। अब 2 आया है तो 2 किस अंक पे आया है देख लेते हैं। तो 2 आया है 2 अंक पे, उसमें हम किससे गुणा करेंगे 10 से, वो कितना जाएगा 20। तो हमारे 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20। अगर हम लोग को 3 का निकालना है तो 3 देखेंगे किस अंक पे आया है 1 2 और 3। 3 आया है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आया है तो उससे हम गुणा कर देंगे 100 से, तो वो हो जाएगा 300। तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। उसके बाद 5 आया है चौथे नंबर पे, तो उसमें हम गुणा कर देंगे 1000 से, तो वो हो जाएगा 5000। तो हमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000। इसी प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। दोस्तों हम अगला देखेंगे, कुछ नियम है महत्वपूर्ण जो क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेंगे। इसको जानने के बाद दोस्तों हम लोग तब न्यूमेरिकल के सेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। नंबर हमारा पहला आता है सम्मरक नियम। सम्मरक नियम में क्या होता है कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। यानी अब आप लोग कहेंगे कि धन पूर्णांक क्या होता है, तो धन पूर्णांक यानी जो जीरो के बाद आते हैं। जैसे जीरो हो गया, जीरो के बाद आएगा +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत तक, ये सब हमारे क्या आएंगे धन पूर्णांक। अगर कोई पूछेगा कि जीरो के पहले, तो जीरो के पहले हो गया -1 -2 -3 डॉट डॉट, यह सब हमारे क्या होंगे ऋण पूर्णांक। और जीरो को क्या बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों जीरो को बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं जीरो को, शून्य पूर्णांक। तो दोस्तों समरक नियम का फार्मूला होता है कि a + b बिलोंग्स n, यानी a क्या है हमारी पूर्णांक है, b भी क्या है एक पूर्णांक है, n क्या है एक पूर्णांक है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी a और b को जोड़ने पर वो भी किस में मिलते हैं एक पूर्णांक में। जैसे a का मान हमने 5 ले लिया, b का मान हमने क्या ले लिया 5 ले लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 भी क्या आएगा 10 भी एक क्या आएगा पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार 7 और 6 है, इसको जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, 13 भी क्या हो जाएगा एक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। और एक नोट पॉइंट बिल्कुल याद रखना कि दोस्त कि सम्मरक नियम जो होता है, ये यानी जो सब महत्वपूर्ण नियम हम बता रहे हैं, ये हमारा नियम जो होता है प्लस और गुणे इन दोनों के लिए लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता है। तो हमारा जो ये नियम होता है प्लस और गुणे के लिए लागू होता है, बल्कि भागे और घटाना यानी इन दोनों चीज़ के लिए लागू नहीं होता। हमेशा याद रखना कि दो ही चीज़ के लिए लागू होता है, एक प्लस नंबर के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन नंबर के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन नंबर और प्लस नंबर ये दोनों चीज़ के लिए क्या होता है लागू होता है और किसी चीज़ के लिए लागू नहीं होता है। अगला देखते हैं क्रम विनिमय नियम। तो पहले क्रम विनिमय नियम की हम परिभाषा जान लेते हैं। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, तो क्रम विनिमय नियम कहते हैं किसे, उससे जान लेते हैं। जब दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका योगफल सदैव बराबर होता है। यानी जब दो धन पूर्णांक को ले लेंगे, उनको जोड़ देंगे किसी भी क्रम में, यानी आगे पीछे करके किसी भी क्रम में जोड़ देंगे तो उनका योगफल क्या होता है सदैव बराबर होता है। जैसे हमारे दो धन पूर्णांक होंगे a और b, उसको हम दिखा सकते हैं b + a। ये सम्मरक नियम का फार्मूला होता है, इसको नोट में याद रखना कि a + b = क्या होता है b + a। यानी a = हमने ले लिया 4, b = ले लिया 3, दोनों को जोड़ दिया 4 + 3 कर देंगे, 3 + 4 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएंगे 7। यानी किसी भी क्रम यानी आगे पीछे करके जोड़ने पर किसी भी क्रम में उनका मान सदैव क्या आता है आपस में बराबर होता है। उसी को क्या बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अगला देखेंगे आज के दिन का लास्ट है सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम क्या होता है, तो
इसी प्रकार जब हमने इससे पहले हम लोग बताएं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में हम लोग धन पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। सहचर्य नियम में 2 की जगह हम लोग बढ़ा देंगे बस 3। परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी, जहां हम लोग 2 कर रहे थे वहां क्या कर देंगे 3। तो जब 3 धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल क्या आता है, सदैव बराबर आता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम। यानी जहाँ 2 करना था वहाँ हम लोग क्या कर देंगे 3। यानी जब 3 धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल सदैव क्या आता है, एक धन पूर्णांक, यानी उनका योगफल सदैव क्या आता है, बराबर रहता है। तो जैसे देख लेंगे फार्मूला इसका, ए प्लस कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान है 7, सी का मान कितना है 4, और इसका मान 3, 7 प्लस 4 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों इक्वल टू 14। इसी सहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम की परिभाषा बिल्कुल सेम है। क्रम विनिमय नियम में 2 धन पूर्णांकों को जोड़ना है किसी भी क्रम में, और सहचर्य नियम में 3 धन पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल सदैव क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसी क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।